हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन चैप्टर से 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर 195 तक सॉल्व की जाएगी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सर्किल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन इट्स। क्या क्या चीज डिटरमाइन किया जा सकता है सर्किल डायग्राम से? तो पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, आउटपुट, स्लिप सभी डिटरमाइन किया जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सर्किल डायग्राम को डिटेल में डिस्कस किया है। ओनली एक टॉपिक पे वीडियो बना था सर्किल डायग्राम पे, आप उसे विजिट कीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। जो सर्किल डायग्राम होता है वो मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर दिखाता है। ठीक है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पहले लेते हैं, जिसमें रोटर को प्राइमरी की तरफ रिफर किया जाता है, यानी कि स्टेटर की तरफ रिफर किया जाता है और पहले अप्रोक्सीमेट सर्किट लिया जाता है। उसके बाद फिर उसको उसके जो शंट ब्रांच होते हैं उसको इंक्लूड करके किया जाता है। तो कैसे डायग्राम में होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें मोटर का ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, हम लोगों को पता है कि हम लोग V1 जो अप्लाइड स्टेटर पे अप्लाई करते हैं वोल्टेज, वो इस तरह से डिसिपेट होता है। पहले जो है हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस होता है, फिर स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस होता है, फिर हमारे पास शंट ब्रांचेस आती है। ठीक है, जो कि कोर क्लोज कंपोनेंट को दिखाता है आरसी ब्रांच और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के ब्रांच को दिखाता है एक्सएम। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि रोटर को रेफर किया गया है स्टेटर में, तो फिर हम लोग उसका इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ये हमारा रोटर का इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर रोटर का रेजिस्टेंस है R2 डिवाइडेड बाय S, स्लिप के साथ वेरी करता है। हम लोगों ने पहले इसे मॉडलिंग किया था इसे। ठीक है, ये हमारा I1 करंट प्राइमरी करंट होता है, यानी स्टेटर का करंट होता है, और ये I2 हमारा रोटर का करंट होता है, और ये यहाँ पर होता है I0, यानी कि हमारा नो लोड करंट। तो पहले हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे कि ये जो शंट का ब्रांच है, ये पर्टिकुलर ब्रांच है, इस ब्रांच को हम लोग इसके लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, हम लोग पहले एरर इंकॉर्पोरेट करेंगे कि इसमें आई नॉट करंट जो फ्लो करेगा उसको हम लोग नेगलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में हम लोग इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ये करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें फिर से, तो इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से निकलता है। V1 हमारा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये जो पैरेलल ब्रांच है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने पर ये RC और XM जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा R1 होगा, ये होगा हमारा X1 होगा, ये X2 होगा, और ये हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है R2 डिवाइड बाय S रोटर का, वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट हो गया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ये V1 वोल्टेज है और ये हमारा करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके इसके बेसिस पे हम लोग पहले फेजर इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा फेजर इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों? देखिए उसके बेसिस पे हमारा फेजर इक्वेशन आएगा V1 फेजर इज इक्वल टू I2 फेजर इनटू, अभी जो हम लोगों ने लास्ट ड्रॉ किया था उसमें रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S प्लस J टाइम्स X1 प्लस X2, ये हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो I2 है V1 को लैग करता है किस एंगल से? θ2 एंगल से। तो θ2 एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S। ठीक है, इससे वो लैग करता है। तो ये हो गया I2 और V1 के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों साइड की इक्वेशन को X1 बाय X2 से डिवाइड करते हैं, X1 प्लस X2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि -J से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ऐसे करें तो जो पर्टिकुलर इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन कैसा आ जाएगा? -J टाइम्स V1 डिवाइडेड बाय, अब X1 और X प्लस X2 से डिवाइड भी किया है। ठीक है, इज इक्वल टू I2 माइनस J टाइम्स I2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2। ठीक है, ठीक, इसमें अब क्या क्या क्वांटिटी आएगा? देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगा वो V1 से 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी आएगा ये हमारा I2 से 90 डिग्री लैग करेगा। तो इस सब को कंसिडरेशन में हम लोग रखते हैं और एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसको अगर कंसिडरेशन में रखें तो सर्किट डायग्राम कैसे हो जाएगा? सबसे पहले V1 हमारा वोल्टेज होगा,
ठीक है, ये O पॉइंट होगा, ये हमारा B पॉइंट होगा, ये जो वैल्यू होगा वो होगा V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, अच्छा V1 जो है, ये यहाँ पर I2 जो है वो V1 से θ2 एंगल से लैग करेगा, जो कि हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, tan इनवर्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, ये निकाला था। तो ये एंगल ये करेगा, लैग करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मान के यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, ये जो करंट है ये करंट है I2। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा रोटर का करंट लोकस है। क्या है, रोटर का करंट लोकस। ठीक है, ये सिंपल सर्किट, इसमें हम लोग आई नोट को हम लोग जो मॉडलिंग किया जिसमें लेफ्ट शिफ्ट किया था उसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है, और I2 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, I2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय S, जो कि हम लोगों ने डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, ये क्वांटिटी हुआ, ये क्वांटिटी I2 से 90 डिग्री लैग करेगा जैसा हमने देखा था, और ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है V1 डिवाइडेड x1 प्लस x2, ये V1 से 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये हमारा लोकस निकल गया। अब इस किसी पॉइंट पे यहाँ पर भी हमारा स्लिप एस इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आएगा, करंट वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ देखिए करंट ऐसे वेरी करता जाएगा। तो किसी एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जहां पर ब्लॉक रोटर करंट आएगा, ठीक है, जो स्लिप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रोटर को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग डी कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सर्किल डायग्राम अप्रोक्सीमेट ड्रॉ किए। अब एग्जैक्ट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग आई नोट के कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये V1 है ना, और अब ये हमारा आएगा आई नॉट। ठीक है, ये आई नॉट का वैल्यू है, और ये है हमारा I2 का वैल्यू, ये है हमारा I1 का वैल्यू। ठीक है, ये I2 का वैल्यू है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो वैल्यू आया था, क्या आया था, V1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। इसको मिड पॉइंट माइंड कंसिडर करके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये S इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे आया है। ठीक है, और ये जो हमारा वैल्यू है वो है हमारा θ1, यानी स्टेटर का पावर फैक्टर। ये जो हमारा वर्टिकल वैल्यू के साथ ये जो वैल्यू आया I2 का एंगल जो है, ये है हमारा θ2 जो V1 के साथ आएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट में ये आई नॉट है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो वाला वैल्यू है, अब देखिए ये एंगल θ0 है ना, आई नॉट के साथ। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी θ0 होगा, और ये आई नॉट का जो कॉस कंपोनेंट है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा आई नॉट इंटू कॉस θ0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो यही तो हमारा इनपुट पावर है। जो हमारा इनपुट पावर है नो लोड के केस में, ये यही तो है। तो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमारा फिक्स्ड लॉस बताएगा। ठीक है, कोर लॉस, फिक्स्ड लॉस बताएगा। ठीक है, अभी देखिए डिटेल में अब हम लोग ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि इससे हम लोग कैसे कैसे क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा डिटेल में अगर ड्रॉ करें तो हमारा ये जो पॉइंट है, हम लोग एक लाइन एक्स कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं, और ये हम लोग V1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलरली अब देखिए स्केलिंग में नहीं है, आपका अप्रोक्सीमेट देखिएगा, कंसेप्ट बस जानिएगा, ये आई नॉट है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये फिर स्पेस नहीं रहेगा, चलिए अलग से लिख देता हूँ मैं इसको, ये आई नॉट है। फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है, ये जो क्वांटिटी V1 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 है, ये यहां से हमारा रोटर करंट I2 गया, और इसका जो इक्विवेलेंट करंट है, स्टेटर करंट, ये है हमारा I1। ठीक है, ये हमारा है θ1। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी यहाँ से यहाँ, इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है हमारा θ2, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। और इस पॉइंट से कंसिडर करके इन दोनों पॉइंट को लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ करता है, ये है हमारा सर्किल। ठीक है, ठीक, अभी हमारा देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है कि अब हमारा एक एंगल होता है जिसको हम लोग थीटा शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हम रोटर को ब्लॉक करते हैं और रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो उसे केस में क्या होता है, हमारा एक रेटेड करंट फ्लो करता है उसे केस में, जिसको हम लोग आई शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसको ब्लॉक रोटर टेस्ट बोलते हैं। इसमें एस इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 वाले पॉइंट से ये क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थीटा SC एंगल में बनाता है। ये एंगल बनाएगा थीटा शॉर्ट सर्किट एंगल। क्या बनाएगा, थीटा शॉर्ट सर्किट। कैसे हम लोग इसको बनाते हैं ये देखिए, और ये यहाँ पर जहां पर कट करेगा, यही वाला पॉइंट हमारा S इज इक्वल टू 1 पॉइंट हुआ। ठीक है, ये S इज इक्वल टू 1 पॉइंट हुआ। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग टाइप का हम लोग इसमें हम लोग इससे क्वांटिटीज को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये S इज इक्वल टू 1 पॉइंट हुआ। अब ये जो पॉइंट आई नॉट वाला है, यहां से परपेंडिकुलर डालने से, जैसे मैंने आपको कहा था, ये क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड लॉस हो गया, यानी कि कोर लॉस हो गया। अब इस पॉइंट से अगर S इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आउटपुट लाइन। क्या बोलते हैं, आउटपुट लाइन, क्योंकि रेंज तो यही है,
रेंज तो हमारी यही है ना, एस इज इक्वल टू 1 तक की रेंज है, 0 से लेकर, ठीक है। तो हमारा जो हम लोग इंडक्शन मोटर का जो करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारा एस इज इक्वल टू 0 लेकर एस इज इक्वल टू 1 तक, यही तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो करेक्टरिस्टिक्स है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, यही तो हमारा मेन करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से एस इज इक्वल टू 1 को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट लाइन। क्या बोलते हैं? आउटपुट लाइन। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये जो वैल्यू कट होता है, ये हमारा होता है रोटर कॉपर लॉस। क्या होता है? रोटर कॉपर लॉस। और ये जो वैल्यू होता है, ये हमारा होता है स्टेटर कॉपर लॉस। यानी ये यहां से लेकर यहां तक रोटर कॉपर लॉस, और यहां से लेकर यहां तक स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। यहां से अब हम लोग यहाँ इस वाले पॉइंट से हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करें बीच वाले पॉइंट पे, ये है हमारा टॉर्क लाइन। क्या है? हमारा टॉर्क लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? टॉर्क लाइन है, ठीक। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो टॉर्क लाइन है, इसके और इसके बीच में, ये है हमारा रोटर कॉपर लॉस। क्या है? हमारा रोटर कॉपर लॉस। और इसके इसके बीच का जो लाइन है, ये हमारा क्या है? स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये हमारा रोटर कॉपर लॉस है, ये हमारा स्टेटर कॉपर लॉस है। आप इसको रेक्टिफाई कीजिएगा। ये जो पॉइंट है, ये हमारा रोटर कॉपर लॉस है, ये हमारा स्टेटर कॉपर लॉस, और ये हमारा फिक्स लॉस है। ये पॉइंट में नहीं है, मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का रोटर कॉपर लॉस, और ये स्टेटर कॉपर लॉस, और ये हमारा टॉर्क लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये टॉर्क लाइन गया, ये रोटर कॉपर लॉस है, ये स्टेटर कॉपर लॉस है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस को स्केलिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा जो आउटपुट पावर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आउटपुट पावर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा आउटपुट पावर लॉ है। तो हमेशा से याद रखिएगा, टॉर्क लाइन जो ड्रॉ होगा, वो अगर इस पॉइंट को, इस परपेंडिकुलर को जहां कट करेगा, उसमें ऊपर वाले पॉइंट से रोटर कॉपर लॉस होगा, और नीचे वाले पॉइंट से स्टेटर कॉपर लॉस होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल पावर आउटपुट होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल पावर इनपुट होगा। तो अगर पावर इनपुट पता है, रोटर कॉपर लॉस पता है, स्टेटर कॉपर लॉस पता है, फिक्स लॉस पता है, रोटर पावर आउटपुट पता है, एफिशिएंसी निकल जाएगा। सिमिलरली हमारा पावर फैक्टर भी निकल सकता है उससे। तो रोटर का पावर फैक्टर निकल जाएगा, और अलग इफिशियंसी का पॉइंट है वो भी निकल गया, ठीक है। स्लिप हमारा क्या हो जाएगा? स्लिप हमारा हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय एयर गैप पावर, ठीक है। तो उससे इस स्केलिंग से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, एयर गैप पावर कितना होगा और ये कितना होगा, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग स्लिप भी निकाल सकते हैं। टोटल 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 टॉर्क कितना हो जाएगा? एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। तो इसका मतलब है कि इसमें एयर गैप पावर कितना है और ओमेगा एस कितना है। तो एयर गैप पावर है हमारा, कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग? हमारा जो टोटल इनपुट में से स्टेटर कॉपर लॉस को और फिक्शन, ये जो फिक्स लॉस है, उसको माइनस कर देने से जो हमारा इनपुट निकलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा एयर गैप पावर हो जाएगा। ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक जो है हमारा एयर गैप पावर हो जाएगा। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं टॉर्क क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग टोटल सर्किट डायग्राम से निकाल सकते हैं क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो इसमें क्या हो जाएगा? नो लोड करंट फेजर टू द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लिप एस इज इक्वल टू 1। ये बताता है हमारा आउटपुट लाइन, बताता है, जैसे कि हमने बताया था आउटपुट लाइन। तो आउटपुट लाइन हमने क्या बताया था कि ये जो अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ से, और ये जो पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया था, ये I2 है ना। ये हमारा टिप एस इज इक्वल टू 1 से लेकर ये एस इज इक्वल टू 1 तक में आया, ये वाला पॉइंट से। तो ये हमारा आउटपुट लाइन था ना। तो ये हमारा टोटल आउटपुट लाइन है, ठीक है। एस इज इक्वल टू 1 पॉइंट कैसे निकला? यहाँ से ओरिजिन से यही पॉइंट कैसे निकला? ये थीटा एस शॉर्ट सर्किट हम लोगों ने निकाला, ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल यहाँ से अगले यहाँ तक, इसको इंक्लूड मत करिए, यानी ये एंगल। तो वहां से ये जहां पर इंटरसेप्ट करता है वही एस इक्वल टू 1 है, वहां से हम लोगों ने जीरो वाला लाइन को ड्रॉ किया। तो ये हमारा पर्टिकुलर लाइन आउटपुट लाइन, यानी कि ये लाइन हमारा आउटपुट लाइन है। यही क्वेश्चन में कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है द लॉक रोटर करंट इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड 15 किलोवाट 4 पोल 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर एट रेटेड कंडीशन इज 50 एम्पियर। लॉक रोटर करंट दिया हुआ है, ठीक है। neglecting losses and magnetizing current, the approximate lock rotor line current drawn when motor is connected to 236 volt 57 hertz supply से क्या होगा? तो देखिए क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो हमारा कैसे निकलेगा? आई शॉर्ट सर्किट जो करंट निकलता है वो निकलता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस R2 डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू 1 है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, है ना। तो पहले क्या होता है दोस्तों, स्लिप नीचे रहता है, स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है, तो R2 बाई एस x2 से बहुत बड़ा होता है। लेकिन अब क्या होता है कि R2 जो है स्लिप एस इक्वल टू 1 आने से ये जो R2 क्वांटिटी है इसके मुकाबले बहुत छोटा हो जाता है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं उस केस में। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं v डिवाइडेड बाय x2,
ठीक है, आई शॉर्ट सर्किट करंट। अब आई शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग V डिवाइड बाई X2 लिखे, इसका मतलब है कि क्या कि आई शॉर्ट सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डिवाइड बाई X2 क्या होता है 2 पाई F इंटू L2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि F के प्रोपोर्शनल में, यानी कि आई शॉर्ट सर्किट जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, आई शॉर्ट सर्किट करंट का होता है क्या दोस्तों, देखिए हम लोग लॉक रोटर टेस्ट में क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन एक फोर्सफुली हम लोग रोटर को मूव नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि रोटर के जो का वाइंडिंग है उसको तो रोटेटिंग फ्लक्स कट करेगा, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, तो वो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा सेकेंडरी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग को उस समय जो करंट ड्रॉ करेगा प्राइमरी से यानी स्टेटर से, वही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होगा। तो उसका फॉर्मूला उसके केस में ये होगा, क्योंकि R2 का वैल्यू जो है X2 से कम हो जाए, क्योंकि R2 बाई एस, जो S का वैल्यू 1 होने से ये जो क्वांटिटी है R2 बाई एस, इसका वैल्यू पहले ज्यादा था, अब ये वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि S का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। S का वैल्यू जनरली क्या होता है 0.03 होता है। अब ये क्वांटिटी अगर 1 हो जाए S इक्वल टू 1, तो R2 बाई एस का जो वैल्यू पहले बहुत ज्यादा था ये कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग X2 के टर्म में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग बैठाएंगे कि पहले फ्रीक्वेंसी में क्या था, दूसरी फ्रीक्वेंसी में क्या था। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी में एस शॉर्ट सर्किट करंट 1 था, दूसरी फ्रीक्वेंसी में एस शॉर्ट सर्किट करंट 2 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू, अब V ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाय V2। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो इसमें जो आई शॉर्ट सर्किट 2 करंट जो निकलेगा उसका वैल्यू आएगा आपका 45 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इसमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज 10 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर ड्रॉस 20 एम्पियर ऑन फुल लोड। फुल लोड पर 20 एम्पियर ड्रॉ करता है, ध्यान दीजिएगा। इट्स नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट आर गिवन बिलो। नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट दिया हुआ है। 400 वोल्ट 6 एम्पियर 1002 वोल्ट। तो देखिए जो नो लोड टेस्ट में लोग लॉस निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं, है ना। और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो लोग वैल्यू निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, फुल लोड, ये हमारा जो कॉपर लॉस निकलता है वो निकलता है। ठीक है, नेगलेक्टिंग कॉपर लॉस इन लो टेस्ट एंड कोर लॉस इन ब्लॉक रोटर टेस्ट नेगलेक्ट करते हैं जनरली। एस्टिमेट मोटर्स फुल लोड एफिशिएंसी। फुल लोड एफिशिएंसी क्या होगा, देखिए दोस्तों ब्लॉक रोटर टेस्ट में ये जो पर्टिकुलर लॉस है वो क्या है 15 एम्पियर करंट पे है, लेकिन हम लोग को निकालना है क्या है 20 एम्पियर के फुल लोड करंट पे निकालना है। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग में जो लॉस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमारा पावर कॉपर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या आई स्क्वायर आर के होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कॉपर लॉस अगर हम लोग फुल लोड यानी 20 एम्पियर जो है उसके बेसिस पे हम लोग निकाले, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 15 का होल स्क्वायर इंटू जो हमारा लॉस दिया हुआ है वो, यानी लॉस हमारा 762 दिया हुआ है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1354 डिवाइड 0.67। ठीक है, ये वॉट निकला, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा आयरन लॉस हमारा कितना दिया हुआ है, वो हमारा दिया हुआ है 1002। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा टोटल लॉस है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। ठीक, उस हिसाब से हम लोग टोटल लॉस निकाल सकते हैं। तो पावर आउटपुट है हमारा वो क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट को हम लोग ये जो हमारा इफिशियंसी है, इफिशियंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी कि पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट प्लस पावर लॉसेस, है ना। तो उससे हम लोग इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट हमारा कितना है 10 डिवाइडेड बाय आउटपुट 10 प्लस जो पहला लॉसेस है वो कितना है, वो है 1002। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1.002 आएगा, प्लस दूसरा लॉस था वो कितना था 1.354। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 81%, यानी कि इसमें जो हमारा आंसर है वो है हमारा 81%। तो इसमें ट्रिक है क्या क्या था दोस्तों कि फुल लोड 20 एम्पियर पे, अब जल्दबाजी मिस्टेक करके 15 एम्पियर पे ही आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका वैल्यू कुछ और आएगा, लेकिन हमको 20 एम्पियर पे निकालना है। ठीक है, फुल लोड पे, तो हम क्योंकि हमारा इफिशियंसी फुल लोड पे माना था, उसको हम लोग 20 एम्पियर पे कॉरस्पॉन्डिंगली कितना होगा उतना लॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रोटर पावर फैक्टर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 0.866, कितना है रोटर पावर फैक्टर, कितना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का 0.866 है। द स्पेशल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी, देखिए दोस्तों जो स्पेशल डिफरेंस, दो स्पेशल जो स्पेशल डिफरेंस होता है यानी कि स्पेस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क एंगल। क्या बोलते हैं, टॉर्क एंगल। वो जनरली क्या होता है 90 डिग्री प्लस जो हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल।
तो अभी देखिए इसमें पावर फैक्टर 0.866 दिया है, इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये आंसर क्या आएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A three-phase induction motor when started picks up speed but runs stably at about half the normal speed. This is because, तो किसके कारण से होता है, तो ये होता है रोटर सर्किट असिमेट्री कारण होता है। इसमें क्या होता है रोटर सर्किट असिमेट्री में क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा एयर गैप होता है रोटर बार के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे देखिए एयर गैप जो हमारा, जैसे हमारा पर्टिकुलर सपोज कि ये रोटर का सरफेस है, तो यहाँ पर एक स्लॉटिंग है, फिर एक यहाँ पर स्लॉटिंग है, तो कहीं पर क्या होता है ये घिसने के कारण ये जो स्लॉटिंग है इसमें ये जो पर्टिकुलर एयर गैप है इसमें इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और इसका डिस्टेंस कम हो रहता है। तो हमारा जो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं पर ये मान लीजिए यहाँ पर डैमेज है तो ये यहाँ का स्पेस बढ़ गया, तो उसके चलते रोटर सर्किट इस असिमेट्री आता है। उससे क्या होता है जो स्पीड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये रोटर सर्किट असिमेट्री के चलते होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ए थ्री फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस किसके चलते होता है, तो होता है रोटर सर्किट थर्ड टाइम हार्मोनिक्स। किसके लिए होता है, थर्ड टाइम हार्मोनिक्स का। देखिए दो टाइप के हार्मोनिक्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है टाइम हार्मोनिक्स, वो क्या होता है, वो होता है नॉन लीनियर जो लोड्स होते हैं, जैसे कि रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये मोटर के साथ कनेक्टेड है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि इससे स्पीड कंट्रोल होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे बाद में। तो वो क्या करता है कि जो हमारा मेन इनपुट है, कि होता क्या है कि हमारा जो थ्री फेज सप्लाई होता है वो रेक्टिफायर और इन्वर्टर पैनल से होके जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर पैनल से होके जाता है, फिर वो मोटर को जाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो हमारा मेन सप्लाई होता है उसको ये डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं तो डिस्टॉर्ट करता है, तो उसको हम लोग टाइम हार्मोनिक्स बोलते हैं। जबकि स्पेस हार्मोनिक्स क्या होता है, वो नॉन साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग के चलते होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा स्टेटर है, रोटर है, उसके बीच में जो स्लॉटिंग दिए होते हैं, उसके कंडक्टर्स के जो स्लॉटिंग्स रहते हैं वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं एयर गैप ज्यादा है, कहीं एयर गैप कम है, तो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रहने के चलते जो हमारा हार्मोनिक्स आता है उसको हम लोग स्पेस हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा पूछा है वो है रोटर सर्किट थर्ड टाइम हार्मोनिक्स। ठीक है, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस उसी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The stator of a 6-pole three-phase induction motor is fed from a three-phase 50 hertz supply which contains pronounced fifth time harmonic. Time harmonics दिया है। The speed of the fifth space harmonic field produced by the fifth time harmonic in the stator supply will be, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा हार्मोनिक्स होता है उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n टाइम्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो हार्मोनिक्स होता है वो n टाइम्स पोल्स भी जनरेट करता है। ठीक है, जनरली जो हार्मोनिक्स है, जैसे मान लीजिए हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये यहाँ सप्लाई, तो थर्ड हार्मोनिक्स अगर होगा तो वो टोटल 3 उसमें इनपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, 3 साइकिल जनरेट कर देगा। जैसे देखिए 1 साइकिल हो गया, 2 साइकिल, ये तो मैं एक मिनट एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये हमारा इनपुट है, तो जो हमारा थर्ड हार्मोनिक्स होगा वो हमारा 3 वेव फॉर्म जनरेट कर देगा। देखिए ये एक यहाँ आया, ये दूसरा यहाँ आया और तीसरा यहाँ आया, तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक्स। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी थर्ड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/3 होगा। यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा, हमारा जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और उसी करस्पॉन्डिंग में वो क्या करेगा कि नंबर ऑफ पोल्स भी इक्वली जनरेट कर देगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स इक्वली जनरेट करने से फिर क्या होगा हमारा, आइए हम लोग देखते हैं फिर क्या होगा कि हमारा हमारा सिंक्रोनस स्पीड जो है वो क्या होता है 120 f/p। अब जो थर्ड हार्मोनिक्स का जो फ्रीक्वेंसी जो हमारा स्पीड निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 120 टाइम्स, इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा थर्ड टाइम्स हो जाएगा, और जो पोल्स है वो भी थर्ड टाइम जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा थर्ड हार्मोनिक्स का जो स्पीड है वो ns के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है क्या कि इसमें अगर स्पीड है हमारा 6 पोल 3 फेज का है, यानी कि 120 f/p, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई p यानी कि 6 पोल, तो ये 1000 आएगा। तो ये हमारा थर्ड हार्मोनिक का जो स्पीड है वो भी उतना ही आएगा 1000 आरपीएम। तो स्पीड क्या आएगा 1000 आरपीएम, जबकि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी और एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 7th स्पेस हार्मोनिक्स एमएमएफ वैल्यू ऑफ 3 फेज 8 पोल 50 हर्ट्ज। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 7th हार्मोनिक्स, 7th स्पेस हार्मोनिक्स, सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, तो वो आ जाएगी तो स्पेस हार्मोनिक्स का। ठीक है, तो स्पेस हार्मोनिक्स के केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा तो वो हमारा 7th हार्मोनिक्स स्पेस हार्मोनिक्स है दोस्तों। तो स्पेस हार्मोनिक्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा,
ठीक है, हम सबसे पहले इसमें सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे कैसे, NS इज इक्वल टू 120 F डिवाइडेड बाई P, यानी कि 120 इंटू F कितना है 50 डिवाइडेड बाई P कितना है 8 पोल है, यानी कि ये आएगा 750 RPM। ठीक है, और स्पेस हार्मोनिक्स बोला है तो उस केस में स्पेस हार्मोनिक्स के केस में क्या हो जाता है 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7th हार्मोनिक्स का क्या हो जाएगा NS डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, यानी कि 750 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 107.14 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वहां पर हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था दोस्तों, तो ये हमारा उसमें जो पूछा था, जो हम लोग स्पीड निकाला था, तो 5th हार्मोनिक का जो स्पीड निकाला था वो आया था 1000 RPM, लेकिन 7th हार्मोनिक्स का हम लोग स्पीड इसमें निकालेंगे तो आएगा 107 RPM इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An induction motor when started on load does not accelerate up to full speed but run at 1/7 of rated speed. The motor is said to be, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉगिंग। क्या क्या उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं क्रॉलिंग। क्या कहते हैं क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग से क्या होता है, जो एयर गैप फ्लक्स है वो क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसी के लिए ये फुल स्पीड पे नहीं चलता है, जबकि क्रॉल करता है। जैसे कि आप लोग देखा ना, जो इस तरह के एनिमल होते हैं जो क्रॉल करते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, तो मोटर क्या होता है क्रॉल होता है। वो किसी लिए होता है हार्मोनिक्स के चलते होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, तो हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर, बिल्कुल सही, वो हार्मोनिक्स के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ क्रॉलिंग इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में बी ड्यू टू, किससे चलते होता है, तो होता है 7th स्पेस हार्मोनिक्स इन द एयर गैप फील्ड। एयर गैप फील्ड में हार्मोनिक्स होने के चलते क्या होता है, वो क्रॉलिंग की फिनोमेना होती है, वो इसका स्पीड पिकअप नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि एयर गैप फ्लक्स को वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, तो क्या हो जाएगा स्पेस हार्मोनिक्स के चलते होगा, स्पेस हार्मोनिक्स प्रोड्यूस बाय वाइंडिंग करंट के चलते होता है। ठीक है, उसके लिए क्रॉलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स, तो क्या होता है द मशीन विल फेल टू स्टार्ट, होता है क्या दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है दोस्तों, इसी के लिए नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स को इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं रखा जाता है, तो उससे मशीन फेल टू स्टार्ट हो जाता है। दोनों दोनों जो पोल होते हैं स्टेटर और रोटर के वो लॉक हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ 5th हार्मोनिक्स इन इंडक्शन मोटर कॉजेस, तो क्या कहता है 5th हार्मोनिक्स का क्या कॉज करता है, तो स्मॉल रिवर्स ब्रेकिंग टॉर्क कॉज करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। आगे चल के हम लोग सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।